क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जबकि क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल था, फिर भी इसकी जरूरत क्यों पड़ी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। तो और इनमें डिफरेंस क्या है कि क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या डिफरेंस है, ये भी हम देखेंगे। देखिए, जो क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल है, क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल मेनली किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है लॉ ऑफ मोशन पे, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पे। तो कोई भी पार्टिकल है, जैसे कि फॉलिंग स्टोन है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, फॉलिंग स्टोन, मैक्रो, या फिर ऑर्बिटिंग प्लैनेट है जो, तो ये सारे क्या है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को तो ये बहुत अच्छे से डिफाइन कर देता है, ठीक है, ऑर्बिटिंग प्लैनेट तक को ये बढ़िया से डिफाइन कर देता है, जो लॉ ऑफ मोशन है किसका, न्यूटन का। लेकिन ये जो है, ये क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, इसको ये डिफाइन, इसके मोशन को ये डिफाइन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होगा, तो मोशन में होने के कारण इसमें इसका वेव नेचर भी होगा, वेवलेंथ होगी, इसका वेव नेचर होगा। तो ये वेव, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर करके नहीं चलता, ठीक है। तो इसीलिए ये जो क्लासिकल मॉडल है ये फेल हो जाता है। तीसरा पॉइंट ये है इसमें कि क्लासिकल मॉडल जो है वो इसके ड्यूअल बिहेवियर को नहीं डिफाइन करता, वही मतलब वेव नेचर को नहीं डिफाइन कर रहा है, मतलब इग्नोर कर देता है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर के। अब वो तो सबका होता है, माइक्रो और मैक्रो दोनों का होता है, लेकिन ये जो क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल है ये क्या करता है, ये इग्नोर कर देता है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसको भी ये इग्नोर करता है, कौन, क्लासिकल मॉडल। तो इसीलिए हमें एक ऐसे मॉडल की जरूरत थी जो ड्यूअल बिहेवियर को कंसीडर करके चले। तो फिर आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि मैटर के ड्यूअल बिहेवियर को लेते हुए वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो वो क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। और साइंस की जिस ब्रांच में किया जाता है उसको क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। और इसी के साथ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो एक थ्योरेटिकल, क्या है, थ्योरेटिकल साइंस है, थ्योरेटिकल साइंस जो कि जिसमें कि हम क्या मेजर करते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक थ्योरेटिकल साइंस है, और जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन को, इसके हम मोशन की स्टडी की जाती है। इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन की इसमें क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम हम कहते हैं। और अच्छा, ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, देखिए पहली चीज तो ये कि ये माइक्रो और ये दोनों पर सक्सेसफुल है, मतलब माइक्रो पर भी है, और इसी के साथ यदि आप इसको अप्लाई करेंगे किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर, तो देखा गया है कि इससे जो रिजल्ट मिलता है, मतलब क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल आप अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ मोशन को आप अप्लाई करेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर, तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वही आपको रिजल्ट किससे भी मिल जाता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से भी मिल जाता है। मतलब कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो दोनों पर वैलिड है, माइक्रो और मैक्रो दोनों पर वैलिड है। दूसरी बात ये कि ये ड्यूअल बिहेवियर को नहीं मानता और ये ड्यूअल बिहेवियर को डील करता हुआ चलता है, ठीक है। तो यदि हम शॉर्ट में देखिए तो शॉर्ट में क्लासिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो ये होगा, यदि हम डिफाइन करना चाहें कि ये सक्सेसफुल है
किसमें, मैक्रो के लिए ये सक्सेसफुल है, और ये फेल है किसमें, फेल टू डिस्क्राइब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। और तीसरा क्या है कि ये इग्नोर करता है इसको, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को, और ये वाला क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो इस पर भी वैलिड है, इस पर भी वैलिड है, और ये ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को कंसीडर करके ये चलता है। तो इसके बाद इसकी कुछ पॉइंट्स है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के, वही हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। देखिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो किसने डेवलप किया, सबसे पहले तो ये, तो दो साइंटिस्ट थे, एक तो थे श्रोडिंगर और इरविन श्रोडिंगर, इनका पूरा नाम है इरविन श्रोडिंगर, और दूसरे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है वर्नर हाइजेनबर्ग। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि अपने अपने तरीके से अलग अलग क्वांटम मैकेनिक्स को इन्होंने डेवलप किया, दोनों ने डेवलप किया, लेकिन उसमें से जो इरविन श्रोडिंगर ने जो क्वांटम मैकेनिक्स बताया है, ठीक है, तो उसी की स्टडी की जाती है, और अभी सिलेबस में इसी की स्टडी दी हुई है इरविन श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे वो किसकी होगी, इरविन श्रोडिंगर की। इन दोनों ने ये 1926 में ये डेवलप किया था। उसके बाद इरविन श्रोडिंगर को 1933 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, जो इन्होंने बताया था ना क्वांटम मैकेनिक्स, उसके लिए। तो इरविन श्रोडिंगर ने क्या बताया कि यदि हम, उन्होंने कहा ये इनके इनका क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो इनके क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को आप ऐसा ना माने, जैसा बोहर ने कहा था कि इसका एक डिफाइनाइट पाथ होता है, ऐसा ना माने। उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर पाथ में वो घूम रहा है या फिक्स्ड है ऑर्बिट, इसका ऐसा ना माने। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को आप ऐसा माने कि वो स्पेस में, जैसे ये स्पेस है तो इस स्पेस में वो पूरा ऐसा स्प्रेड है, फैला हुआ है, 3D स्पेस में वो वेव के थ्रू फैला हुआ है, इसके थ्रू, वेव के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉन स्प्रेड इन अ स्पेस थ्रू वेव की तरह वो फैला हुआ है इलेक्ट्रॉन स्पेस में। उन्होंने कहा ऐसा मान के चलो, और फिर इसी बेस पर उन्होंने एक इक्वेशन बनाई। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया, एक डेरिवेशन दिया, तो वो डेरिवेशन जो है वो है हेमंड H साइन इज इक्वल्स टू E साइन, E टाइम साइन। देखिए हेमंड, ये जो H है इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये क्या है, ये जो H के ऊपर आपको ऐसा दिख रहा है ना, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो श्रोडिंगर की जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो टोटल बेस्ड है, मैथ्स पर बेस्ड है वो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक डेरिवेशन दिया है, तो वो डेरिवेशन का ये शॉर्ट फॉर्म है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साइन इज इक्वल्स टू E टाइम साइन, ठीक है, इसको बोलते हैं E टाइम साइन। तो ये उन्होंने एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो यदि उन्होंने कहा कि ये जो साइन है, आप इरविन श्रोडिंगर ने पूरा की पूरा जो बताया है वो साइन पर ही बताया है। उन्होंने क्या कहा कि देखिए जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स में आप क्या देखते हैं कि ट्रेजेक्ट्रीज बताती है ना उसका सब कुछ, कि अभी देखिए अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस पोजीशन पे है, थोड़े टाइम बाद वो बता सकते हैं कि वो यहाँ होगा, फिर वो यहाँ होगा, फिर वो यहाँ होगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो काम ट्रेजेक्ट्री करती है वही काम क्वांटम मैकेनिक्स में, वही काम क्वांटम में कौन करता है, क्वांटम मैकेनिक्स में
क्वांटम मैकेनिक्स में वही काम करता है साइन। इस साइन का मतलब क्या होता है, ये साइन एक वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है साइन, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये साइन जो है ये इलेक्ट्रॉन के बारे में, मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी इलेक्ट्रॉन की वो इसी साई से मिलेगी। ये साई ही पूरा आपके पास वो जो डेरिवेशन रहेगा आप उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी साई की वैल्यू आएगी वो ही आपको बताएगी इलेक्ट्रॉन की। वो ये क्या क्या बता सकता है, साई सब कुछ बता सकता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, जैसे कि एनर्जी बता सकता है, उसकी पोजीशन बता सकता है और उसकी वेलोसिटी बता सकता है, वेलोसिटी बता सकता है। देखिए क्या होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोलती है कि ऐसा ही है, मतलब वो एक्यूरेट आपको बताती है कि ये चीज अभी यहाँ है, थोड़े टाइम बाद ये चीज यहाँ रहेगी, ठीक है, ये ऐसा है, ये इसका ये वैल्यू है, ऐसा बताती है, ठीक है। जैसे ट्रेजेक्टरी के थ्रू भी हम समझे तो वो बताती है, मतलब कंफर्म बताती है। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है, क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है कि ऐसा नहीं, वो बोलती है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहां हो सकता है, ये नहीं बोलती कि इलेक्ट्रॉन वहां है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलती है कि वो ऑब्जेक्ट वहां पर है, अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर होगा, ऐसे ऐसे वो बोलती है, पर वहां पर रहेगा, ऐसा कौन बोलता है, क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये तो श्योर बताता है सब कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स कि ऐसा होगा, ऐसा होगा कि इसकी अभी यहाँ पोजीशन होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ, ऐसा। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है कि यहाँ हो सकता है, फिर यहाँ हो सकता है, फिर यहाँ हो सकता है, मे बी में सब कुछ चलता है क्वांटम मैकेनिक्स में, ये कुछ भी श्योर नहीं बताता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, इसीलिए तो क्वांटम मैकेनिक्स का दूसरा मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी, मतलब ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताता है, श्योरिटी नहीं देता। श्योरिटी कौन देता है, श्योरिटी क्लासिकल मैकेनिक्स देता है, ठीक है। तो साइंस से हमको मेनली तो ये तीन इंफॉर्मेशन मिलती है और ये तीन के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, साइन। अब ये साइन आता कैसे है, देखिए कि एक डेरिवेशन होता है। सपोज जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो यदि मूव कर रहा है, अब वो स्पेस में मूव कर रहा है तो एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में करेगा, तो उसके लिए ये यहाँ जो मैंने एक इक्वेशन लिखी थी ना, एच साइन ई साइन, ये इक्वेशन लिखी थी। तो इस ई में क्या मतलब है, इसका मतलब है एनर्जी, साइन का मतलब क्या है, वेव फंक्शन, और एच का मतलब क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जिसको बोलते हैं, ये भी उन्हीं की इक्वेशन है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसी को यदि हम पूरा करके लिखें तो इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को यदि हम पूरा डिस्क्राइब करके लिखें तो कुछ ऐसा होगा, d2 साइन dx2 प्लस d2 साइन dy स्क्वायर प्लस d2 साइन dz स्क्वायर 8 पाई m h स्क्वायर e माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन बनाई किसने, श्रोडिंगर ने। अब ये किस बेस पर बनाई, उन्होंने ये इस बेस पर बनाई कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो यदि मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो आप ये वाला कोऑर्डिनेट लेंगे और ये दोनों कोऑर्डिनेट को आप छोड़ देंगे, ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट को छोड़ देंगे, फिर ये होगा और ये होगा, ये नहीं रहेगा। y के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये दोनों नहीं रहेगा, z यदि वो अभी z डायरेक्शन में है तो फिर ये दोनों नहीं रहेगा। लेकिन इसको साथ में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस में तो तीनों होते हैं ना, x y z डायरेक्शन, तो इसीलिए इसको ही शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, एच साइन इज इक्वल्स टू ई साइन, ये लिखा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। तो इस इक्वेशन, ये तो यही है, ये दोनों तो सेम है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलता है, जो साइन होता है ना, साइन की वैल्यू मिलती है।
इस पूरे को, मतलब इसको या इसको, बात तो एक ही है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन को आप जब सॉल्व कर लेते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर आपको किसकी वैल्यू मिलती है, साई की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो साई की जो कोऑर्डिनेट्स आपको मिलते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। साई के जो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं, जैसे इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको मिलेगा साई 1 E1, और E1 एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलेगा साई 1, E2 एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा यहाँ पर साई 2, E3 के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको यहाँ पर साई 3। तो ऐसे आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, और E4 E5 के अकॉर्डिंग आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि इस एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको ये वेव फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, इस एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको ये वेव फंक्शन मिल रहा है। ठीक, ये बात तो होगी। लेकिन क्या होगा इसमें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जितनी भी आपको सॉल्यूशन मिलेंगे सारे के सारे सॉल्यूशन राइट होंगे। हो सकता है कि ये रॉन्ग हो सकता है ये वाला वैलिड हो, ये वाला वैलिड हो, ये वाला। क्या होता है कोऑर्डिनेट्स को, मैथ्स में जब कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करते हैं आप, तो सॉल्व करने पर ऐसा नहीं होता है कि सारे आंसर्स वैलिड हो। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो टोटली हायर मैथ्स है, टोटली हायर मैथ्स, बहुत ज्यादा मैथ्स है इसमें। ठीक है, तो इसमें से अब बस आप इतना समझिए कि इसमें से जो भी आएंगे वो सारे वैलिड नहीं होंगे, कुछ वैलिड होंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि क्वांटाइज्ड एनर्जी क्या होती है ना। ये तो नील्स बोर ने ही बता दिया था, और वो भी सही बताया था कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है तो यहाँ है, तो कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं। वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में ही हो सकता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी, जो कि हम पीछे बहुत अच्छे इन डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अब ये समझिए कि सारे वैलिड नहीं होते, कुछ ही वैलिड होते हैं, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, अब एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ तो हमको किसकी वैल्यू मिल गई, वेव फंक्शन की हमको वैल्यू यहाँ पर मिली। अब देखिए ये साई जो है, इस साई की जो भी वैल्यू आई हो, सपोज जैसे यहाँ पर साई की जो भी वैल्यू आती है, जैसे इस एनर्जी पर यहाँ पर हमको जो साई की वैल्यू मिली है, तो उसके हमको 3 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ठीक है, वो होंगे N, L और M। देखिए इस इक्वेशन से हमको किसकी वैल्यू मिलती है, साई की वैल्यू मिलती है। तो एनर्जी E1 पर साई की वैल्यू साई 1 है, E2 पर साई की वैल्यू साई 2 है। सपोज हम किसी एक की बात करें, अभी आप इनको छोड़ दीजिए, सपोज जैसे हम किसी की बात कर रहे हैं कि हमको इस एनर्जी के अकॉर्डिंग हमको साई की ये इक्वेशन थी, इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमें ये साई मिला। ठीक है, ये साई के हमको 3 कोऑर्डिनेट्स मिले। क्या क्या मिले हमें, N, L और M। 3 कोऑर्डिनेट्स मतलब 3 वैल्यू मिलेगी हमको। जैसे साई के नीचे यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा 2, 1 और 2, 1, 2, 2, 2, 1 लिख दिया। ठीक है, ये लिखा मैंने 2, 2, 1 लिखा। तो इसका मतलब ये है कि ये साई जो है ना, इतना तो पक्का है कि जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको साई की वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू क्या होगी, 3 कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में होगी, ऐसी 3 वैल्यू मिलेगी। और ये 3 वैल्यू क्या होगी, इनमें से एक होगा N, एक होगा L और एक होगा M। मतलब ये साई हमको क्या बताता है, क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, N, L, M की हमको वैल्यू देगा। N मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब वो ये बता देगा कि इलेक्ट्रॉन अभी किस शेल में है। फिर L बता देगा किस शेल के अंदर किस ऑर्बिट में है। फिर वो ये बता देगा कि ऑर्बिट के भी अंदर किस ऑर्बिटल में है। वो M की वैल्यू हमको पता चल जाएगा। इन डिटेल अभी हमें इसी को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, क्वांटम नंबर। तो अभी बस इतना समझिए कि इसको श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने पर साई की वैल्यू मिलती है। साई की वैल्यू 3 कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में होती है। वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, N, L, M होते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही आप ये जो साई है, ठीक है, इस साई का आप स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग दिस, स्क्वायरिंग, जैसे ही आप इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर देखिए ये साई को तो हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं।
और ये जो साइन स्क्वायर होता है ये क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये साइन का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि साइन जो है वो हमको, वो एक वेव फंक्शन है, वो हमको एन एल एम बताता है, ठीक है। उसी का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर करने पर हमको क्या मिल जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि वो ये पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है। मतलब सीधा सीधा यदि इसको बोले तो ये ऑर्बिटल कहाँ हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में तो हो सकता है ना। तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन ये है, यही है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वही ऑर्बिटल की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर साइन का जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है। अब देखिए ये जो साइन है, इस साइन को यदि आप, ये जो साइन है, इस साइन की वैल्यू यदि, साइन स्क्वायर की वैल्यू यदि पॉजिटिव होती है, ठीक है, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, या टेंस टू बी 1 होती है यदि इसकी वैल्यू, है ना। तो मतलब कि वहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, यदि वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है, वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल। और यदि साइन स्क्वायर की वैल्यू यदि 0 हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल ही क्या है, 0 है। मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, है ना, दैट इज कॉल्ड नोड। उसी को हम क्या बोलते हैं, नोड। तो यहाँ से क्या डिफाइन हो गया, एक ऑर्बिटल डिफाइन हो गया और एक नोड डिफाइन हो गया, कि जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी उसको हम क्या बोलते हैं, नोड। और जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो ऐसे ही डायग्राम में यदि आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, बुक्स में भी डायग्राम बने हुए होते हैं कि ऐसे राउंड राउंड करके ऐसे बने हुए होते हैं। तो जहां पर डार्क डार्क होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जहां जहां पर, जैसे यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर नहीं है तो ये नोड हो गया, ठीक है। जो डार्क सरफेस होता है उसको ऑर्बिटल बोलते हैं और जो ऐसा ब्लैंक होता है उसको नोड बोलते हैं, ठीक है। उसको और अच्छे से हम पढ़ेंगे जब हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ है तो उसमें पढ़ेंगे। अभी तो ये है कि श्रोडिंगर इक्वेशन ये है, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन मतलब कि ये, इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है साइन। साइन के 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो 3 क्वांटम नंबर को बताते हैं। इसका ही हम स्क्वायर कर दें तो हमें क्या पता चल जाता है, इलेक्ट्रॉन की हमें पोजीशन पता चल जाएगी। फिर साइन स्क्वायर की वैल्यू यदि पॉजिटिव होती है, टेंस टू बी 1 होती है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और यदि साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होता है तो मतलब वो क्या होगा, वो नोड होगा, ठीक है। तो ये था श्रोडिंगर इक्वेशन। इसमें एक बात और देखिए कि ये जो उन्होंने इक्वेशन दी है, ये तो उन्होंने ये इक्वेशन किसके लिए दी है, उन इलेक्ट्रॉन, एटम एंड ऐसे मॉलिक्यूल के लिए दी हुई है जिनकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, whose energy does not change with respect to time, जिसकी वैल्यू जिसकी एनर्जी जो है, whose energy does not change with respect to time, जिसकी एनर्जी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, उनके लिए बनाया है उन्होंने ये 2 इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होती है क्या, नहीं होती है। एटम की एनर्जी चेंज होती है क्या, नहीं होती है। जो होती है वही रहती है, तो उसके लिए उन्होंने ये इक्वेशन दी थी। अच्छा, यहाँ पर जो हमने लिखा था E1 sin 1 E2 sin 2, है ना, तो इसमें से मैंने बताया था कि कुछ वैलिड होते हैं। तो जो वैलिड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं जैसे E2 sin E3 sin 3, ठीक है। इसमें से चलो ये वाला वैलिड नहीं है, ये वाला वैलिड नहीं है, ये दोनों वैलिड है। तो ये दोनों जो वैलिड है उसको हम क्या, एनर्जी, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अलाउड एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स मतलब कि अलाउड एनर्जी लेवल्स मतलब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में भी रह सकता है, इसमें भी रह सकता है, लेकिन इसमें नहीं रह सकता है।
तो उसका ये। इसके बाद हम हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पढ़ते हैं।